हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 10। और इसमें जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि थ्योरी पोर्शन आपका मैक्सिमम ओवर हो चुका है। अब आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो कुछ डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं और उनको आप सभी को अटेम्प्ट करना है एक एक करके। आप थोड़ा टाइम दीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा दिमाग कुछ क्वेश्चंस में खर्च होगा, कुछ क्वेश्चंस आप में से कई लोग तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज के दिन का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 0। ए बी दोनों कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। हमें ए और बी पे कंडीशन निकालनी है। क्या? सो दैट फर्स्ट केस कहा जा रहा है, इसके दो पार्ट्स हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट है बोथ रूट्स आर ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। और सेकेंड पार्ट है रूट्स आर इमेजिनरी फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए। सोल्यूशन में डिस्कस करता हूं। सोल्यूशन इसका कैसे होगा, फर्स्ट पार्ट में आपके क्या कहा जा रहा है, दोनों रूट्स हमें इक्वेशन के कैसे चाहिए, रियल चाहिए और अनइक्वल चाहिए। तो सबसे पहले तो रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होगी कि डी कैसा होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव। और डी अगर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस ए माइनस बी शुड बी पॉजिटिव। और यहां से आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 प्लस 4a प्लस 4b, इसको कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और देखिए यहां से आप अब यहां से यहां तक तो सभी ने कर लिया। अब थोड़ी सी कुछ लोगों को दिक्कत हुई, अब अगला स्टेप क्या करें, यहाँ ए बी दोनों चीजें लिखी हुई हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। मतलब कि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, किसके लिए, बी की हर एक वैल्यू के लिए। बी की हर एक वैल्यू के लिए ये ओवरऑल क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप अगर ऐसे सोचें इसको, अब यहां पे थोड़ा सा आपको सोचना है, क्या बी में अगर हम एक क्वाड्रेटिक बना लें, ठीक है, बी में अगर हम एक क्वाड्रेटिक बना लें, बी में क्वाड्रेटिक बनाने का मतलब क्या है कि ए को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करो। तो बी में क्वाड्रेटिक आप कैसे लिखोगे, बी स्क्वायर लिखोगे। आपको साथ में क्या चाहिए होगा, बी का कोफिशिएंट जो कि कितना है 4 माइनस 2 है, और क्या है कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4। ठीक है, और ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बी की हर एक वैल्यू के लिए ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यही हमारी रिक्वायरमेंट है। अब देखिए ये कब हो पाएगा, आप देखो अब आपको चीजें थोड़ी क्लियर होंगी। ये तो साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कि बी में एक क्वाड्रेटिक है और वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू आर। मतलब ग्राफ लाइज इंटायरली अबव एक्स एक्सिस, यही चीज कही जा रही है। और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए कंडीशन होती है कि लीडिंग कोफिशिएंट हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव होना चाहिए। लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1, ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो हमें ओवरऑल क्या चाहिए, बस इतना चाहिए कि डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। ठीक है, और डी नेगेटिव हो जाए मतलब 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, इट शुड बी नेगेटिव। अब आप यहां से सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया आपका 4a स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 इंटू 4 8 और 16a, और माइनस का आपके पास है 4a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 16, ये कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। तो 4a स्क्वायर आपका कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, माइनस 16 माइनस 32a हो गया, और आपके पास आ गया 32। और ये वैल्यू कैसी चाहिए आपको, नेगेटिव चाहिए। मतलब 32 इज लेस देन 32a एंड दैट मींस कि a इज ग्रेटर देन 1। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट। ये पार्ट अपना इंपॉर्टेंट था, यहां से हम ये जो समझने गए कि बी में हम एक बार क्वाड्रेटिक लिखते हैं। अगर यहां पे a बिलोंग्स टू आर होता क्वेश्चन में तो हम a में क्वाड्रेटिक बनाते। क्यों? क्योंकि उस समय b हमारा पैरामीटर का काम करता और a हमारा एक्चुअल वेरिएबल होता। ठीक है, तो a बिलोंग्स टू r अगर कहा जाता तो हम क्या करते, a में क्वाड्रेटिक बनाते। हमारे पास दोनों ऑप्शन थे, a में भी क्वाड्रेटिक बन सकता था, b में भी क्वाड्रेटिक बन सकता था। हमने b में क्वाड्रेटिक इसलिए बनाया क्योंकि फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r लिखा गया था। b हमारा कुछ भी हो, क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये लॉजिक हमने यूज किया। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है रूट्स आर इमेजिनरी, तो हम क्या लगा देंगे, डी नेगेटिव। डी हमने ऑलरेडी निकाला है, डी निकाला है ये पूरा, हाँ। तो ये डी कितना था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 प्लस 4a और प्लस 4b, ये कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r। अब आप देखिए फिर से क्या करोगे,
क्योंकि b बिलोंग्स टू r कहा गया है तो आप b में क्वाड्रेटिक बनाओगे। b में क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, b स्क्वायर, b का कोफिशिएंट आपके पास आएगा 4 माइनस 2a और साथ में आएगा a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 लेस देन 0 फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r। यही हम चाहते हैं, और लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लिखी हुई है क्वाड्रेटिक जो कि अपवर्ड है, ठीक है, b स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव, मतलब क्वाड्रेटिक कैसी है, अपवर्ड है, और अपवर्ड क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव हो हर एक b के लिए, ऐसा पॉजिटिव मतलब पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि नो सच a एग्जिस्ट, ठीक है, नो सोल्यूशन फॉर a कह लो आप, ठीक है, या a बिलोंग्स टू 5 कह लो, दोनों ही बातें करेक्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने क्या चीज समझनी चाहिए, हमने समझना चाहा है कि इस जो इंफॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्वाड्रेटिक किसके टर्म्स में बनाना है, ठीक है। और आपको एक तरीके से देखा जाए तो आपने एक बार यहाँ डी पॉजिटिव और एक बार यहाँ पे फिर क्वाड्रेटिक बनाने के बाद डी नेगेटिव की कंडीशन लगाई है। वो क्यों लगाई है वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कई सारे करने को मिलेंगे। आपको फोकस किस पे रखना है, इस इंफॉर्मेशन पे। फॉर ऑल क्या लिखा गया है आगे, कौन सा वेरिएबल हमें दिया गया है जिसमें हम क्वाड्रेटिक बना लें, और अदर वेरिएबल जो है उसको एज अ पैरामीटर यूज करें। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये आपके सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। ए बी सी लिखना था यहाँ पे, 3 नहीं है ना, ए बी सी और डी, और यहाँ पे भी ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहले क्वेश्चन में अगर देखें तो क्या कहा जा रहा है कि पी क्यू आर एस दोनों कैसे हैं, सभी कैसे हैं, चारों रियल नंबर्स हैं, और इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3q, एक इक्वेशन ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस क्यू, और तीसरी इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स माइनस 2q, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स माइनस 2q इज इक्वल टू 0। और इसके लिए कहना है हमें कि कितने रियल रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 रियल इमेजिनरी, और इस तरीके के हमारे 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप कर चुके हो। आपको क्या दिखेगा कि आपके पास क्या क्या सिचुएशन थी। आपका अगर मैं कहूं पहली क्वाड्रेटिक जिसका डिस्क्रिमिनेंट पी स्क्वायर माइनस 12q है, दूसरी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट आर स्क्वायर प्लस 4q है, और तीसरी क्वाड्रेटिक D3 उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर देखें तो एस स्क्वायर और कैसा होगा माइनस का 8q है ना, ये बात ठीक है। अब पी क्यू आर एस अभी कैसे थे, रियल नंबर्स थे, तो इसका मतलब कि दो सिचुएशंस हो सकती हैं। आप तो श्योर थे ना कि पी स्क्वायर आर स्क्वायर एस स्क्वायर तो पॉजिटिव होते हैं। क्यू के बारे में आपको नहीं पता, क्यू का क्या करें, तो आप क्यू के लिए सिचुएशन से ज्यूम कर लो, जैसा हमने पहले भी किया हुआ है। आप क्या करो, अगर क्यू निगेटिव है, पहला केस देखो, अगर क्यू निगेटिव है तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे D1 और D3 जो है, इनफैक्ट दोनों कम से कम हम कह सकते हैं कि D1 एंड D3 आर पॉजिटिव, और D1 और D3 अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो D1 वाली क्वाड्रेटिक भी हमें 2 रियल रूट्स देगी और D3 वाली क्वाड्रेटिक भी हमें 2 रियल रूट्स देगी। तो इसका मतलब इस समय हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट 4 रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे। इसके बारे में चूंकि हमें पता नहीं है, ये हो भी सकता है कि ओवरऑल क्वांटिटी जब हम क्यू रखें यहाँ पे कुछ हो सकता है D2 पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए। तो इसीलिए हमने कहा कि D1 और D3 के बारे में तो हम श्योर हैं कि 2 रूट्स यहां से 2 रूट्स यहां से हमें मिल जाएंगे। इसका हमें श्योरली नहीं पता है, मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो इसलिए हमने ओवरऑल कहा एटलीस्ट 4 रियल रूट्स। दैट मींस कि या तो 4 रियल रूट्स रहे होंगे या तो 6 रियल रूट्स भी हो सकते हैं। फिर आगे आप देखिए कि अगर Q पॉजिटिव है तो क्या होगा। Q अगर पॉजिटिव है तो आप देख सकते हैं कि आपका ये क्वांटिटी D2 जो है वो पक्का कैसा आएगा, D2 इज पॉजिटिव। D1 और D3 के बारे में हमें नहीं पता, तो अगर D1 और D3 के बारे में नहीं पता तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि D2 वाली क्वाड्रेटिक के 2 रियल रूट्स होंगे। दैट मींस कि इस बार एटलीस्ट कितना लिख सकते हैं हम, 2 रियल रूट्स। ठीक है, तो जब Q निगेटिव था तो आपके पास कम से कम पता था आपको कि 4 रियल रूट्स आने वाले हैं, और जब आपका Q पॉजिटिव था तब आपको पता था कि एटलीस्ट 2 रियल रूट्स आएंगे ही आएंगे। तो ओवरऑल ऑप्शन आप कौन सा मार्क करेंगे, ऑप्शन आप मार्क करेंगे एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, यही मार्क करेंगे। क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए कम से कम 2 रियल रूट्स तो हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं, चाहे कैसा भी केस हो, चाहे तो Q पॉजिटिव हो चाहे तो Q निगेटिव हो, हमेशा ही 2 रियल रूट्स तो एग्जिस्ट करते ही करते हैं। अच्छा, अगर Q इक्वल टू 0 हो जाए तब भी आपको दिख रहा है कि Q इक्वल टू 0 हो जाए तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सब जगह से रूट आने लगेगा। तो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स ओवरऑल कहने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ कोफिशिएंट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, x की पावर 4, फोर्थ डिग्री का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और इसके सारे जो कोफिशिएंट्स हैं, क्या क्या कोफिशिएंट्स होंगे, x की पावर 4 का कोफिशिएंट होगा, x क्यूब का कोफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का, x का और कांस्टेंट टर्म, 5 चीजें होंगी। वो 5 चीजें इसी सेट में से हैं, ठीक है। कभी x की पावर 4 का कोफिशिएंट 9 हो जाता है, सॉरी 7 हो जाता है, कभी वो 4 हो जाता है, कभी -5 हो जाता है, कभी, मतलब ये 5 के 5 आपको यूज करने हैं। बेसिकली क्या बात है, हम कह सकते हैं कि ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, ऐसी ही होगी बाई क्वाड्रेटिक। और a b c d e जो है इन्हीं में से अपनी वैल्यूज लेते हैं, और सभी कैसी वैल्यूज लेते हैं, डिस्टिंक्ट। कभी a अगर 7 है, b 4 है, c 3 है, d -5 है, e -9 है। कभी उल्टा हो गया, a इक्वल टू -9, b -5, c 3, d 4 और e कितना है, 7 है, ऐसा भी हो सकता है। तो कहा गया है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये इसी सेट में से अपनी अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं और सभी a b c d e सभी कैसे हैं, आपस में डिस्टिंक्ट है। तो कहा जा रहा है कि हर सिचुएशन में बताओ कम से कम कितने रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पे है 4 रियल रूट श्योरली कहा जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है 4 इमेजिनरी होंगे, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि नन ऑफ दिस, कुछ भी हम श्योरली नहीं कह सकते। तो अब आप इस क्वेश्चन को पॉज करके वीडियो सॉल्व कीजिए, ठीक है। अगर आप, अब मैं सोल्यूशन कंटिन्यू कर रहा हूं, अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास करने के लिए क्या है, आप इसमें लोकेशन ऑफ रूट्स तो लगा नहीं सकते, नेचर ऑफ रूट्स आप लगा नहीं सकते, आप इसको इवन क्वाड्रेटिक में चेंज ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते थे, आप ऑब्जर्व कर सकते थे कि ये जितनी चीजें लिखी गई हैं इनका सम कितना है, इनका सम 0 है। अगर 0 है तो इसका मतलब जब मैं x को 1 रखूंगा तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ही आएगा ना, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई यही है, और इनका सम कितना है, 0 है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ रूट, कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो वैल्यूज थी, ये जो सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं a b c d e के, इनका सम कैसा था, 0 था। इसका मतलब x इक्वल टू 1 हमेशा हमारा एक सोल्यूशन होगा ही होगा। अब अगर x इक्वल टू 1 एक सोल्यूशन है तो आप ये बताइए ऐसा हो सकता है क्या कि x इक्वल टू, मतलब एक रियल रूट हो जाए, एक तो रियल रूट होना ही है, x इक्वल टू 1 तो रियल है ही, तो एक रियल रूट हो जाए और 3 रूट्स बाकी के इमेजिनरी हो जाए, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें थियरी ऑफ इक्वेशन आपके आड़े आ जाएगी। वो क्या बोलेगी कि हमें तो 2 इवन रूट्स चाहिए, इवन नंबर ऑफ रूट्स चाहिए इमेजिनरी, तो इमेजिनरी रूट्स इवन होने चाहिए। तो आपको क्या चाहिए होगा, x आपका 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स आपको इवन चाहिए। तो आपको पता है कि भाई सिंगल रूट हमारा रियल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हमें कम से कम 2 रूट्स को रियल करना ही पड़ेगा। क्योंकि आपको से सोचो ना, यहां से आप क्या सजेस्ट कर रहे हो, यहां से आप सजेस्ट कर रहे हो भाई एक रियल रूट है, 3 इमेजिनरी तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब रियल रूट एक और एग्जिस्ट करेगा जो कि वेरी करता रहेगा डिपेंडिंग ऑन ए बी सी डी ई, और बाकी 2 रूट्स जो बचेंगे वही इमेजिनरी हो सकते हैं, क्योंकि थियरी ऑफ इक्वेशन यही सजेस्ट करती है कि नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स शुड बी इवन इफ सारे कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल है। तो x इक्वल टू 1 एक रूट हो गया, और कुछ एक रूट और होगा रियल, x इक्वल टू अल्फा, ये श्योरली होगा। तभी हम कह सकते हैं कि 2 इमेजिनरी रूट्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि वो भी दोनों इमेजिनरी ना हो, कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि 4 के चारों रूट्स हमारे कैसे आ जाएं, रियल आ जाएं, ये भी पॉसिबल है भाई, 1 अल्फा बीटा गामा सारे रूट्स हमारे रियल आ गए, ये भी हो सकता है। तो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हमारे पास 2 रूट्स रियल हो, और यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि हमारे 4 के चारों रूट्स कैसे हो, रियल हो, और कोई भी रूट इमेजिनरी ना हो। तो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स कह सकता हूं मैं हर केस में, इस केस में भी एटलीस्ट 2 रियल, इस केस में भी अगर हम कहें तो एटलीस्ट 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट ही करेंगे। तो आपके पास अगर कहा जाए तो यहां से एटलीस्ट 2 रियल रूट्स वाला ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट बैठता है। तो नेक्स्ट आपके सामने एक और क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन आज का। क्या कहा गया है, पॉलिनोमियल है एक px, ठीक है, दिख रहा है आपको, x की पावर 32 माइनस x की पावर 25 प्लस x रेज टू पावर 18 माइनस x रेज टू पावर 11 प्लस x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस 1, काफी बड़ा सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपके एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी करेक्ट हो सकते हैं। तो ए स्टेटमेंट कह रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ px इक्वल टू 0 आर 0, बी स्टेटमेंट नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ px इक्वल टू 0 आर 32, सी में नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स की बात की गई है एंड दैट इज इक्वल टू 0, डी पार्ट में कहा जा रहा है नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ px प्लस p ऑफ माइनस x इक्वल टू 0 आर 32। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक।
अगर इस क्वेश्चन की बात मैं करूं सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन में आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि ये टॉपिक क्वाड्रेटिक का है ही नहीं, ठीक है। ये बहुत ही जनरल सा टॉपिक है, ठीक है। इसका मेथड भी बड़ा यूनिक है और बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली ये यूज किया जाने वाला क्वेश्चन है, खास करके कैलकुलस वगैरह में आपका एक पार्ट बनाने के लिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में इसको डाल दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बड़ा यूनिक सा भी है, ऐसा क्वेश्चन आपको इस तरीके के कोई और क्वेश्चन बड़े रेयरली देखने को मिलते हैं। क्या मेथड होगा यहाँ पे, अपन थोड़ा सा अजीब तरीके से इसको सॉल्व करने जाएंगे। हम सॉल्व ही नहीं करने जाते हैं इनफैक्ट कि px इक्वल टू 0 है, कभी पॉसिबल है ना। अपन क्या करने जाएंगे, अपन देखेंगे कुछ इस तरीके से कि अगर मान लीजिए x मेरा निगेटिव हो जाए तो क्या होगा, x की पावर 32 है माइनस x की पावर 25 प्लस x की पावर 18 माइनस x की पावर 11 प्लस x की पावर 4 माइनस x क्यूब प्लस 1। आप क्या देखेंगे, जब x निगेटिव है तो आपका ये क्वांटिटी पॉजिटिव तो होनी ही है, लेकिन x की पावर 25 निगेटिव हो गया, x की पावर 25 निगेटिव हो गया ना, जब x निगेटिव है तो x की पावर 25 निगेटिव हो गया, लेकिन आगे एक माइनस लगा हुआ था, तो ओवरऑल कहे तो कैसा हो गया, प्लस हो गया। फिर x की पावर 18 ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, है ना, इवन पावर है, पॉजिटिव होगा ही। फिर x की पावर 11 तो निगेटिव होता, लेकिन आगे एक माइनस लग गया था, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया, ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा। इसकी बात करें ओवरऑल माइनस एक्स क्यूब, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और 1 तो पॉजिटिव है ही। तो जब सारी चीजें पॉजिटिव हैं तो जीरो कौन बनाएगा, जीरो कोई नहीं बनाएगा भाई, 1 और बाकी कुछ चीजें पॉजिटिव ही इसमें ऐड हो रही है ना, या फिर जीरो ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल सम हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये कभी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया, यहां से हमने प्रूव किया कि नो सच रूट लेस देन जीरो, जीरो से छोटा कोई रूट नहीं एग्जिस्ट करता। तो अगर हम कहें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ px इक्वल टू 0 आर 0, कोई भी नेगेटिव रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा px इक्वल टू 0 के लिए। फिर अब बात करते हैं x इक्वल टू 0 की अलग से, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 आपको दिख ही रहा है कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी हो जानी है, 1 हो जानी है, ठीक है। p0 कितना है, 1 है, दैट मींस कि 0 इज नॉट अ रूट, ठीक है, 0 इज नॉट अ रूट। फिर आगे बात करते हैं, अगर हम x को 1 से बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा अजीब सा है क्वेश्चन, आपको हर स्टेप में थोड़ा अजीब ही दिखाई देगा। x ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं इसको, आप क्या करिए, x की पावर 32 माइनस x की पावर 25 को एक साथ ले लीजिए, x की पावर 18 माइनस x की पावर 11 को एक साथ ले लीजिए, x की पावर 4 माइनस x क्यूब को एक साथ ले लीजिए, और प्लस 1 अलग कर दीजिए। अब देखिए आप जरा, ये बस ऐसे ब्रैकेट लगा लगा करके क्या कर दिया हमने ये दिखा दिया कि अगर x 1 से बड़ा रहा होगा तो x की पावर 32 x की पावर 25 से बड़ी ही होगी, मतलब ये कह सकता हूं मैं क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव है। इसी तरीके से इसकी बात करें तो ये भी तो पॉजिटिव हो गया, बड़ी पावर बड़ी वैल्यू, क्योंकि x कैसा था हमारा 1 से बड़ा था। इसकी बात करें तो ये भी क्वांटिटी कैसी है हमारी, पॉजिटिव है, और इसकी बात करें तो ये कैसी है, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल कैसा लिखा हुआ है, सब कुछ पॉजिटिव लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब कि कोई भी रूट नहीं आएगा जो कि 1 से बड़ा हो। अब एक मतलब क्या क्या आपने दिखा दिया, आपने दिखा दिया 0 रूट नहीं है, आपने दिखा दिया 1 से बड़ा कोई रूट नहीं है, आपने दिखा दिया 0 से छोटा कोई रूट नहीं है। तो अब कौन सा पोर्शन बचा, x जब 0 से 1 के बीच हो, ठीक है, 0 से 1 के बीच अगर है तब देखिए जरा। अब थोड़ा उल्टे डायरेक्शन में आते हैं, अब फिर से हम ब्रैकेट ही लगाने वाले हैं, लेकिन अलग तरीके से। क्या कर दें, 1 माइनस एक्स क्यूब को एक साथ ले लीजिए, फिर x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 11 को एक साथ ले लीजिए, फिर x की पावर 18 को x की पावर 25 के साथ क्लब कर लीजिए, और लास्ट में आपके पास x की पावर 32 बचा रह जाएगा। आपको दिखेगा कि जब x हमारा 0 से 1 के बीच था तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई। ये क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ये छोटा पावर है, छोटा पावर जब हमारा बेस 1 से छोटा है तो x की पावर 4 ज्यादा बड़ी होगी, x की पावर 11 छोटी हो जाएगी। समझ सकते हो, 0.5 की पावर 4 बड़ा होगा या 0.5 की पावर 11 बड़ा होगा। तो ये क्वांटिटी ओवरऑल पॉजिटिव हो गई। यहाँ पे भी वैसा ही दिख रहा है, यहाँ पावर छोटी है, यहाँ बड़ी है, तो ये क्वांटिटी कैसी हो गई, पॉजिटिव। और इसकी बात करें तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। तो ओवरऑल हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा है, हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा, x इक्वल टू 1 एक बचा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। x इक्वल टू 1 पे आप देखें कोई फायदा नहीं, x इक्वल टू 1 पे ये सब तो कैंसिल आउट हो गए शायद, और हमारे पास बचा रह गया सिर्फ 1। तो p1 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब 1 भी रूट नहीं है। मतलब हमारे पास क्या आया, हमने कहा कि भाई निगेटिव रूट नहीं है,
जीरो रूट नहीं है, जीरो से 1 के बीच कोई रूट नहीं है, 1 से बड़ा कोई रूट नहीं है और 1 भी रूट नहीं है। बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या था कि कोई भी हमारे पास रूट नहीं मिला, हमें कोई भी रियल नंबर इसका रूट नहीं हो सकता। तो अगर रियल नंबर कोई भी इसका रूट नहीं है, दैट मीन्स कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर हम देखें बी ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, px इक्वल टू 0 के इमेजिनरी रूट्स। तो अगर 0 रियल रूट्स हैं तो सारे रूट्स कैसे रहे होंगे, इमेजिनरी। तो 32 के 32 रूट्स सभी कैसे हो गए, इमेजिनरी हो गए। डी पार्ट की बात करें, डी पार्ट में नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स ऑफ px प्लस p ऑफ माइनस x की बात की गई है। एक बार आप इसको क्लब कर लीजिए। px आप लिख चुके हो, p ऑफ माइनस x कितना होगा आप देख लेते हैं यहीं पे। p ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका, x की पावर 32, x की जगह क्या करना होगा आपको, माइनस एक्स रखना है। तो प्लस क्या आएगा, x की पावर 25 प्लस आपका आ गया x की पावर 18 माइनस आपका प्लस हो गया x की पावर 11, फिर आपके पास आएगा x की पावर 4 माइनस था तो प्लस हो जाएगा x क्यूब और साथ में एक लिखा हुआ है 1। तो अगर आप px को p ऑफ माइनस एक्स के साथ ऐड करें तो आपका एडिशन से क्या बनने वाला है, 25 कैंसिल आउट, 11 कैंसिल आउट, क्यूब कैंसिल आउट, तो बचा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x की पावर 32 बचेगा, 18 बचेगा और साथ में बचा होगा x की पावर 4 प्लस 1। यही है हमारा px प्लस p ऑफ माइनस एक्स। अब आप देखिए ये तो सब खुद ही क्लियर है कि ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये 1 है, तो ओवरऑल ये वैल्यू भी कभी 0 नहीं होगी। दैट मीन्स कि इसके भी लिए कहा जाए तो हमारे पास सारे रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। 32 डिग्री का एक पॉलिनोमियल बन रहा है px प्लस p ऑफ माइनस एक्स और इसके सारे रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं, इसलिए इसका मतलब डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे कहा जाए ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस करेक्ट है। बहुत यूनिक क्वेश्चन है और बहुत फ्रीक्वेंटली किसी क्वेश्चन के साथ क्लब करके इसको यूज किया जाता है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान में हमेशा रहना चाहिए। तो नेक्स्ट आपका 5th क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस 1 और लेमडा हमारा -2 से 2 के बीच है, और दूसरी एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है और कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच कुछ कॉमन रूट्स हैं। ठीक है, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, है ना। और c प्लस लेमडा की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है ये हमें यहाँ पे मार्क करना है। ये क्वेश्चन आपका MCQ है, मल्टीपल चॉइस है, एक से ज्यादा आपके ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर सोल्यूशन को मैं डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो सबसे पहले मुझे क्या ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये ऑब्जर्व होगा कि लेमडा -2 से 2 है। लेमडा -2 से 2 है तो ये d कैसा हो गया, इसका d कैसा था, लेमडा स्क्वायर -4 था। तो लेमडा स्क्वायर -4 तो निगेटिव हो जाएगा। अगर लेमडा हमारा -2 से 2 के पीछे है तो लेमडा स्क्वायर -4 कैसी क्वांटिटी है, निगेटिव क्वांटिटी है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के रूट्स कहें तो कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। और अगर इमेजिनरी होंगे तो एक रूट कॉमन हो ऐसा नहीं हो सकता, हमारे दोनों के दोनों रूट्स कैसे होने चाहिए, फिर कॉमन ही होने चाहिए, है ना। अगर हमारे पास ये रूट इमेजिनरी है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो इसको भी सेटिस्फाई करता है, मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो गया ना कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा भी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ऑफ कोर्स सी बिलोंग्स टू रियल है, ये बात कैसे क्लियर हो सकती है अपने ऑप्शन से भी कि सी को कैसा रखना है, हमें रियल रखना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमें चूंकि हमें पता चल चुका है कि दोनों में 2 कॉमन रूट्स हैं ओवरऑल, तो हमने मान लिया कि भाई वो कॉमन रूट्स, मैं कह लेता हूं कि इसके 2 कॉमन रूट्स थे, मान लीजिए इसके रूट्स को मैंने अल्फा और बीटा बोला, तो अल्फा और बीटा दोनों ही इसको भी सेटिस्फाई करने चाहिए। तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, यहां से 1, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस लेमडा। चलिए ये तो उतने काम का नहीं है क्योंकि हमें अननोन है कि लेमडा की वैल्यू तो वेरी करती रहेगी, तो हमें बहुत ज्यादा इससे फायदा कम होने वाला है। अल्फा बीटा इक्वल टू 1, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अगर अल्फा बीटा इक्वल टू 1 है तो हमने कहा कि भाई जो दूसरा क्यूबिक है 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 2c, उसमें तो हमें क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, इसमें मान लिया मैंने कि रूट्स एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, ये दोनों तो कॉमन रूट्स है। तीसरा रूट हमने मान लिया कि गामा हो गया, ठीक है। अब आपको क्या ऑब्जर्व होगा, आपको ऑब्जर्व होगा कि अल्फा बीटा और गामा का प्रोडक्ट अगर मैं लिखना चाहूं तो कितना आएगा, वो -c/2 आएगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -c/2। अल्फा बीटा आपका चूंकि 1 था तो आपके गामा की वैल्यू कितनी हो गई, आपके गामा की वैल्यू निकल करके आई -c/2, है ना। तो अब हमने क्या कहा था, थ्योरी ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन करने बैठे और अचानक से हमारे पास क्या हुआ कि गामा इज इक्वल टू -c/2, एक रूट आ गया निकल करके बाहर।
तो अगर एक रूट बाहर निकल करके आ गया तो आगे का काम इसको सेटिस्फाई करवा दीजिए। -c/2 इसको सेटिस्फाई अगर करेगा तो क्या बनेगा, -c³/8 -3c/2 और +2c इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास बनता है -c³/2 और साथ में क्या आ जाएगा, +c/2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स c³ - c इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, c इज इक्वल टू 0 ±1। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखते हैं कि c इक्वल टू 0 से सिचुएशन क्या क्या बनेगी, है ना। c इक्वल टू 0 के बाद, अच्छा अभी c इक्वल टू 0 +1 -1 के बाद c प्लस लेमडा चाहिए हमें, तो हमें लेमडा भी डिसाइड करना है। अब देखिए, अगर आपका यहां से मैं देखूं, आपको क्या दिख रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, 0 है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा आपका 0 के बराबर है, ये भी बात मैं यहां पे लिख सकता हूं ना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों रूट्स का सम 0 है। ठीक है, तो आप देखिए अगर आपका गामा -c/2 है तो इस बात का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा कितना है। आप देखो गामा, मान लो मैंने कहा कि गामा इज इक्वल टू -c/2 विच सजेस्ट्स कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा, यहां से, और माइनस गामा कितना हो गया, c/2 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि हमें चाहिए क्या था, c प्लस लेमडा चाहिए था, यही ना। तो c को आप एज इट इज रखिए और लेमडा की जगह पे आप क्या करिए, लेमडा की जगह आप यहां से क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस लेमडा है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस लेमडा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा को माइनस गामा बोला गया था और यहां से माइनस लेमडा, तो सीधा क्लियर हो गया ना, माइनस लेमडा आपका माइनस गामा के बराबर है, कह सकते हैं यहां से। इस इंफॉर्मेशन से और इस इंफॉर्मेशन से हम ये बोल सकते हैं क्या, कि लेमडा हमारा क्या है, गामा के बराबर है। ठीक है, लेमडा गामा के बराबर है, तो c प्लस गामा आप कह लीजिए। ठीक है, c प्लस लेमडा इज नथिंग बट c प्लस गामा, और गामा की वैल्यू कितनी थी, गामा की वैल्यू यहां से हमने निकाल रखी है, -c/2 थी, तो c/2 ये हमारे पास आ जाएगा जब हम गामा की वैल्यू -c/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, आंसर क्या क्या निकलेगा, तो आंसर एक हो गया आपका c/2, c की वैल्यू जब 0 है तो 0 हो जाएगा, +1 तो +½ -1 तो -½ तो 0, हाफ और -½ मतलब A B C ये तीनों ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। आपके पास क्रूशियल इंफॉर्मेशन थी, लेमडा बिलोंग्स टू -2 से 2। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके पास बेसिकली एक ग्राफ दिया गया है और कहा गया है कि OABC ये 4 पॉइंट्स हैं, जिसमें से हमारे पास OBC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और AC हमारा क्या है, उसका मीडियन है। तो हमें रूट्स निकालने हैं इस y इज इक्वल टू 0 के। y क्या था, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ठीक है, x² + bx + c। तो हमें क्या सॉल्व करना है, बेसिकली x² + bx + c इक्वल टू 0 के आपको रूट्स निकालने हैं। ठीक, तो पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सोल्यूशन कैसे होगा, तो सोल्यूशन में सबसे पहले मुझे क्या ऑब्जर्व होगा, मुझे कहा गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस कहने का मतलब क्या है, आइसोसेलेस कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट तो आपको पता होता है, ये पॉइंट 0, c होगा ना, x को आप 0 रखोगे, ये c आएगा, तो 0, c ये होगा। इसका मतलब b क्या है, b हमारा, भाई अगर ये डिस्टेंस c है तो ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, c ही होगी। ठीक है, अब ये डायग्राम पे मत जाना, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पे जाओ। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसका मतलब कि OB और OC आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो अगर ये डिस्टेंस c थी तो इधर भी डिस्टेंस ये कितनी होगी, c ही होगी, और इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट मेंशन किए जा सकते हैं c, 0। तो अगर ये 0, है, ये c, 0 है, तो बीच का पॉइंट A निकल करके आ गया हमारा क्या, c/2, 0। क्यों, क्योंकि AC क्या था, मीडियन था। मीडियन कहां पे आता है, मिड पॉइंट पे आता है। तो ओरिजिन और B का मिड पॉइंट जो है हमारा A है, और A का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, c/2, 0। ये बात ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रूट हमारा c था, दूसरा रूट हमारा c/2 था, और यहां से हम क्या कह सकते हैं कि उन अल्फा और बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा कितना है, c, और अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, -b। तो यहां से देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, आप देखो अल्फा आप एक को c/2 मान लो और एक को c मान लो, इज इक्वल टू c। तो c² इज इक्वल टू 2c, विच मीन्स कि c इज इक्वल टू 0 and 2। तो अब ग्राफिकली ये बात तो क्लियर है ना कि c हमारा 0 नहीं है। c अगर 0 हो गया तो ये पॉइंट खिसक के यहां आ जाएगा, सब कुछ एक ही साथ आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो c इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है, c इक्वल टू 2 विल बी द ओनली पॉसिबल सिचुएशन। अच्छा, तो अब हमें तो क्या चाहिए, हमें रूट्स चाहिए थे। तो c इक्वल टू 2 से हमारे पास रूट्स डायरेक्टली निकल करके आ गया कि एक रूट क्या होगा हमारा 2, 0, और एक रूट क्या होगा हमारा 1, 0।
ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा आपको ग्राफिकली इन दोनों चीजों पे आपको गौर करना था। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल और AC जो है हमारा मीडियन है। तो नेक्स्ट आपके पास फिर से ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसमें आपको रूट्स निकालने हैं। ठीक है, आपको सजेस्टेबल है कि पहले आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट को केवल अटेम्प्ट कीजिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। फर्स्ट आपसे मैक्सिमम लोग कर पाएंगे, सेकंड पार्ट का एक बार को आप सोल्यूशन पहले देख लीजिएगा और फिर आप थर्ड पार्ट को डिस्कस करना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में अगर आप सॉल्व करें तो x और x+3 को एक साथ ले लेंगे, x+1 और x+2 को आप एक साथ ले लेंगे और इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 120। यहां से आपके पास आया x² + 3x और दूसरा इधर से बना आपका x² + 3x+2 इज इक्वल टू कितना चाहिए 120। आप मान लो x² + 3x को t, तो आपको मिल जाएगा t × t+2 इज इक्वल टू 120 और t² + 2t - 120 इसके सॉल्यूशंस आपको चाहिए होंगे। तो t + 12 t - 10, तो t इज इक्वल टू 10 एंड -12, तो t की वैल्यू कितनी हो गई x² + 3x इज इक्वल टू कितना 10 और -12। x² + 3x - 10 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हो गई x² + 3x + 12 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो ये तो किसी काम का नहीं है क्योंकि इसका d नेगेटिव है। इसकी बात करूं मैं तो यहाँ से दो वैल्यूज आ गई -5 और 2, तो मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। ठीक है, इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चन में आप देखिए तो थोड़ी सी अलग सिचुएशन है। यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है, थोड़ा अगर आप थियरी जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काफी सारे इस तरीके के इक्वेशंस आपको आगे मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, तो आपको पता होनी चाहिए। थ्योरी क्या है कि सबसे पहले आप इसमें ये ऑब्जर्व कीजिए कि हमारा जो इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट सिमेट्रिक टाइप के लिखे हैं। मतलब 26 के अबाउट अगर देखें तो यहाँ पे -10 1, इधर भी -10 1, मतलब सिमेट्रिक टाइप के मिरर इमेजेस टाइप के कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं क्या? अगर मिरर इमेजेस टाइप के कोफिशिएंट्स हैं मतलब इधर -10 1, इधर भी क्या हो गया -10 1। ठीक है, अगर ऐसा है तो अगली चीज आप क्या ध्यान रखेंगे, इस बात को लिख लीजिएगा दोनों बातों को। पहला कि ये कब थ्योरी यूज करने जा रहे हैं, जब हमारे कोफिशिएंट्स कैसे हो, मिरर इमेजेस टाइप के हो, और साथ में ये जो डिग्री है डिग्री इवन हो। डिग्री कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ऑड नहीं, डिग्री इवन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर डिग्री इवन है तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे केस में, पहले आपने दोनों पॉइंट्स लिख लिए, आपने दोनों पॉइंट्स आपको देखना भी था यहाँ पे कि कब यूज किया जा रहा है इसे, कि मिरर इमेजेस होने चाहिए कोफिशिएंट्स और साथ में डिग्री कैसी होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो अगर डिग्री इवन है तो आप क्या करो, उसके हाफ से, डिग्री के हाफ से आप डिवाइड कर दो। मतलब जैसे ये डिग्री क्या है 4 है ना, तो आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को x² से। x² से डिवाइड करने पे क्या बनेगा, x² - 10x +26 - 10/x और +1/x², ये बनेगा इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, इसको क्लब करो, इन दोनों को क्लब करके मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? ठीक है, अब आप देखो इसको क्लब करो तो -10 x + 1/x और साथ में 26 इज इक्वल टू 0। आपने मान लिया x + 1/x इज इक्वल टू t, तो आपको इसके बारे में पता था ना कि इसकी रेंज लिखनी पड़ती है, t को तुरंत हमें उसका रेंज देना पड़ता है। कुछ हम नया मान रहे हैं t, तो t कहाँ लाई करता है, फंडामेंटल्स में बोला था नंबर और रेसिप्रोकल का सम हमेशा कैसा होता है, -2 से छोटा या 2 से बड़ा। तो t कैसा होगा हमारा, -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, अब अगर t हमारे पास ऐसा आ गया तो हम अब सॉल्व करते हैं। t² - 10t + 24 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यूज क्या निकल करके आई, 4 और 6। तो क्या t की वैल्यूज 4 और 6 पॉसिबल है, तो हाँ है, क्योंकि इस इंटरवल में लाई करते हैं 4 और 6। अब हम x के बारे में बात करते हैं कि ये तो t क्या था, x + 1/x विच इज 4 और 6। दैट मीन्स हमारे पास दो इक्वेशंस बनी, x² - 4x + 1 इक्वल टू 0, x² - 6x + 1 इक्वल टू 0। आपके पास यहाँ से 2x आ जाएंगे, यहाँ से 2x आ जाएंगे। आपकी इक्वेशन कौन सी डिग्री की थी, 4 डिग्री की। आपके चारों रूट्स आपके यहाँ से पता चल गए। ठीक है, तो अब इसके बाद आप फिफ्थ क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आपको थियरी यही यूज करनी है, लेकिन वहां पे थोड़ी चीजें डिफरेंट है, खास करके ये ऑड पावर है। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए खुद से सबसे पहले। तो नेक्स्ट आपके पास ये थर्ड पार्ट जो था, इस पार्ट के लिए हमने पहले क्या बोला कि पहले तो मुझे चाहिए होगा इसका कि सबसे पहले आपको दिक्कत क्या है, यहाँ पे सबसे आपको सिमेट्रिक तो कोफिशिएंट्स दिख रहे हैं, लेकिन वो थियरी कब यूज कर सकते थे, जब हमारे पास पावर कैसी हो, मतलब डिग्री कैसी हो, इवन हो। यहाँ पे डिग्री इवन नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री इवन नहीं है तो क्या करें, अगर डिग्री इवन नहीं है तो सबसे पहले हमें इसको मतलब डिग्री इवन बनानी पड़ेगी। कैसे बना सकते हैं, आप अगर क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे पास
जो ये कोफिशिएंट्स है उनका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? हाँ 0 आ रहा है। तो इसका मतलब एक रूट इसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, एक रूट इसका 1 होगा। तो आप क्या करिए, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर लीजिए, है ना। एक रूट इसका 1 आप डायरेक्टली देख के बता दो। एक रूट 1 बताने से फायदा क्या हुआ कि आपको पता चल गया कि इसका एक फैक्टर भाई x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 का एक फैक्टर x माइनस 1 है। बाकी एक और फैक्टर होगा जो कि 4th डिग्री के टर्म में आएगा, है ना, x की पावर 4 के टर्म्स में आएगा। कुछ ऐसा होगा ना, x माइनस 1 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 डिग्री की एक पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक है, आपको उस 4th डिग्री पॉलिनोमियल पे यही पर्टिकुलर फॉर्मूला जो अभी तक हम यूज कर रहे थे उसको यूज करना है कि x स्क्वायर से डिवाइड कर दें और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए दिक्कत क्या हुई कि पहले हमारे पास 5th डिग्री का पॉलिनोमियल था। 5th डिग्री के पॉलिनोमियल पे हम डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते और इसीलिए हमने पहले एक रूट अलग से निकाल लिया। अब हमारे पास जो बचा वो 4th डिग्री पॉलिनोमियल बचेगा। अब 4th डिग्री पॉलिनोमियल के लिए आप वही फॉर्मूला फिर से यूज कर लो कि x स्क्वायर से डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। तो आगे का मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, वो एक्सपेक्टेड है कि वो आप आसानी से कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है, ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है और अदर चैप्टर्स में भी कुछ क्वेश्चन के साथ क्लब कर लिया जाता है। px इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 qy दिया गया है हमें 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 25। हमें क्या करना है, x इंटू वाई की वैल्यू निकालनी है, जबकि px इंटू qy कैसे है, 28 के बराबर है। तो इफेक्टिवली कहें तो दिस थिंग इनटू दिस थिंग इज इक्वल टू 28। ऐसे में हमें एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी है, ऐसा बोला गया है। तो कोई यूनिक सिचुएशन होगी तभी हम ऐसा कर पाएंगे कि एक इक्वेशन से दो अननोन्स हम निकाल पाए। ऐसा ही है ना, एक ही इक्वेशन है और उससे दो अननोन्स हमें निकालने हैं। ये भी नहीं इवन कहा गया कि एक्स और वाई इंटीजर है, ऐसा भी नहीं है कि हमको किसी इंटीजर्स पे चेक करना है, थोड़ा बहुत तो अपना वैल्यू कम हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो हमें यूनिकनेस कहाँ दिखाई देती है क्वाड्रेटिक में। अब मैं सोल्यूशन की बात करने वाला हूं, इसलिए आप पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन को। यूनिकनेस की बात कहाँ दिखाई देती है क्वाड्रेटिक में, यूनिक पॉइंट कौन सा दिखाई देता है। बाकी सारे पॉइंट्स तो सेम तरीके के दिखते हैं, एक अलग सा पॉइंट दिखता है, कौन सा, वर्टेक्स वाला। वर्टेक्स क्या सजेस्ट करता है, अगर मैं px की बात करूं तो वर्टेक्स 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 अगर मैं कहूं कि इसकी मिनिमम वैल्यू सजेस्ट कर देगा ना वर्टेक्स, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, -d/4 है। तो अगर मैं इसकी रेंज लिखना चाहूं तो रेंज कितनी आएगी, -d/4 है। माइनस डी कितना है, 36 माइनस 16 और मतलब 28, डिवीजन में कितना 16 और से इंफिनिटी। ठीक है, ऐसा कुछ। और दूसरे की बात करूं मैं क्यू वाई की, तो 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 25, ये कैसा होगा, ये आपका हो जाएगा ऐसा कुछ। अब d लिखिए, -d/4, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, -d मतलब 124 माइनस 400। ठीक है, 144 माइनस 400 मतलब 256, तो प्लस हो गया, डिवीजन में कितना आ गया 16 और ये इंफिनिटी। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 7/4 से, और नीचे वाली वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 16 से। तो आप देख सकते हो कि px हमेशा कैसा है, 7/4 से बड़ा है, qy हमेशा कैसा है, 16 से बड़ा है। तो हमें क्या चाहिए, px इंटू qy। ठीक है, ये कैसे होंगे, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये भी 7/4 से बड़ा, ये भी 16 से बड़ा, तो दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से बड़ा, मतलब ये हमेशा 28 से बड़ा होगा। अब आपको चीज क्लियर होगी कि px इंटू qy इक्वल टू 28 कब हो पाएगा, जबकि px भी 7/4 हो जाए, qy भी 16 हो जाए। कोई भी एक बड़ा हो गया अगर, तो वैल्यू कैसी हो जाएगी हमारे पास, 28 से बड़ा हो जाएगा ना प्रोडक्ट। तो 28 प्रोडक्ट ले आने के लिए जरूरी था कि px भी अपनी मिनिमम वैल्यू पे हो, qy भी अपनी मिनिमम वैल्यू पे हो। मतलब px इंटू qy इज इक्वल टू 28 के सोल्यूशंस कहां से आएंगे, px इक्वल टू 7/4 एंड साथ ही qy कैसा होना चाहिए, 16 के बराबर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। और कहां पे होगा, अपने वर्टेक्स पे। तो px मतलब वर्टेक्स उसका कहां पे है, px का वर्टेक्स है आपका -b/2a, x कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं ना हम, तो -b/2a। और इसी तरीके से y की बात करें तो 12/8, ये हमारा करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा, दोनों पार्ट्स मतलब x और y दोनों के लिए। ठीक है, तो यूनिक क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे चैप्टर्स में कुछ और टॉपिक्स के साथ इसको क्लब करके इस पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है लिखा हुआ ए बी रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 के, सी डी रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1 के, और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्सप्रेशन क्या है आपका, ए माइनस सी बी माइनस सी इंटू ए प्लस डी बी प्लस डी डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपको सिंप्लीफाई करना है। तो मतलब बेसिकली क्या है आपका क्वेश्चन में, न्यूमरेटर को आप सिंप्लीफाई करके पी क्यू के टर्म्स में ले आइए, तभी ओवरऑल चीजें क्लब होकर के कुछ सिंपल सा रिजल्ट देंगी। रिजल्ट मैं आपको पहले से बता देता हूँ, रिजल्ट कोई इंटीजर आएगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास यही है कि हमें पता है कि a और b इसके रूट्स हैं, मतलब उसको सेटिस्फाई करते होंगे। ए स्क्वायर प्लस पी ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर प्लस पी बी प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसी तरीके से सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर प्लस क्यू डी प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। आपका a माइनस सी और b माइनस सी, a प्लस डी बी प्लस डी, आप इसको सिंप्लीफाई करिए तो सिंप्लीफिकेशन आपको मल्टीप्लिकेशन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, चारों का मल्टीप्लिकेशन नहीं। आप अगर इन दोनों को क्लब करेंगे तो क्या बनेगा, सी स्क्वायर, बल्कि थोड़ा सा आप इसको समझ भी सकते थे ऐसे भी, एक बार को मैं वैसे भी समझाने की कोशिश करता हूं आपको। आप लिख सकते थे ना एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 आपका कितना है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं हम, लीडिंग कोफिशिएंट बराबर। तो अगर हम x की जगह पे c रख दें तो हमारा ये टर्म बन गया ना, पहले दो टर्म्स का प्रोडक्ट, तो सी स्क्वायर प्लस पी सी प्लस 1 विल बी इक्वल टू सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात तो बराबर ही है, ए माइनस सी बी माइनस सी या फिर सी माइनस ए सी माइनस बी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अब इस पे आते हैं। डी आपका ए और बी दोनों के साथ प्रेजेंट है, तो फिर से मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं इस बार रखता हूँ, इस बार क्या किया था, x इक्वल टू सी रखा था, इस बार मैं रख देता हूँ x इज इक्वल टू माइनस डी। तो जब आप माइनस डी रखेंगे तो क्या बनाएगा, ये डी स्क्वायर माइनस पी डी प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस डी माइनस ए और एक आएगा माइनस डी माइनस बी। तो आपके पास माइनस माइनस कॉमन होके प्लस हो गए, डी प्लस ए इंटू डी प्लस बी की वैल्यू आ गई आपके पास डी स्क्वायर माइनस पी डी प्लस 1 के बराबर, ठीक है। तो अब चलिए, अब आप न्यूमरेटर के लिए तैयार है। न्यूमरेटर में आपके पास क्या था, न्यूमरेटर में था आपका सी स्क्वायर प्लस पी सी प्लस 1 और इंटू दूसरा था आपका डी स्क्वायर माइनस पी डी प्लस 1। डिवीजन में आपको क्या दिया हुआ था, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आप देखिए सी स्क्वायर, अब इसको क्या करूं मैं, ये सब सी वगैरह मुझे हटाना है, क्या करना चाहिए मुझे यहां से दिख रहा है कि सी स्क्वायर प्लस 1 को मैं लिख सकता हूं ना, सी स्क्वायर प्लस 1 को मैं माइनस क्यू सी लिख सकता हूं, सी स्क्वायर प्लस 1 को। तो सी स्क्वायर प्लस 1 को हटा के मैंने लिख दिया माइनस क्यू सी, है ना, और पी सी पहले से था तो बन गया क्या, पी सी माइनस क्यू सी। और यहां पे आप देखिए डी स्क्वायर प्लस 1 को हटा के क्या लिख सकता हूं, माइनस क्यू डी, तो माइनस क्यू डी अपॉन कितना, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब चीजें आपको क्लियर है। यहां से आप कॉमन निकाल लीजिए, किसको किसको, सी को और डी को, तो आपके पास बचता क्या है, माइनस साइन पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, इसको मैंने क्लब ही कर लिया, सी डी इंटू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, डिवीजन में वही क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, सब कैंसिल आउट हो गए। सी डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था, सी डी इज इक्वल टू 1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास चीजें क्या थी, सिर्फ यही दो चीजें थी कि मतलब ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं रूट्स, और वहां से हम इतने बड़े एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके 1 के बराबर प्रूव कर पाए। तो फिर से आपके पास दो क्वेश्चंस लिखे गए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आप वीडियो पॉज करके पहले दोनों क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन, तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या देखेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, ए बी पॉजिटिव है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 27, ए बी इज इक्वल टू 729, ठीक है। और कुछ तो बताया नहीं क्या ए बी के बारे में, तो क्या करें, कैसे निकाल सकते हैं हम ए बी, तो अपने को क्या भाई रूट्स निकालने हैं ना उस इक्वेशन के, रूट्स निकालने के लिए हमें ए बी तो चाहिए होंगे, तो हम कैसे निकालें। अपन क्या देख सकते हैं, यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 729 इज इक्वल टू माइनस 27 ए बी, ऐसा लिखा जा सकता था। विच मीन्स कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको लिख दिया माइनस 9 क्यूब, तो ये बन गया आपका 3ab माइनस 9, ठीक। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। आपको क्या पता होता है कि आइदर ए शुड बी इक्वल टू बी इज इक्वल टू माइनस 9, या तो ए प्लस बी माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यही होता है, या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये तो नहीं है, क्योंकि पहले ही बता दिया क्या कि ए बी कैसे है, पॉजिटिव है, और ए प्लस बी माइनस 9 ये 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब इसी रिजल्ट को हमें यूज करना है।
तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके रूट्स हमें बताने थे। हमें पता चला एक इंफॉर्मेशन, क्या, a प्लस बी माइनस 9 0 है, मतलब कोफिशिएंट्स का सम 0 है, और कोफिशिएंट का सम 0 है, दैट मींस कि x इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा। x इक्वल टू 1 अगर इसका एक रूट हो गया तो दूसरा रूट क्या होगा, आप देख सकते हो, क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट से -9/a। तो अगर अल्फा 1 लेता हूं तो बीटा कितना हो गया, -9/a। आपको क्या करना है, आपको निकालना है 4 बीटा, ठीक है, और माइनस a अल्फा, ये है। अच्छा, अभी तो एक दिक्कत थी हमारे पास, सॉरी, हमें ये भी देखना था कि अल्फा छोटी वैल्यू को बोलना है, बीटा बड़ी वैल्यू को बोलना है। अल्फा लेस देन बीटा बोला गया है ना, अल्फा छोटा होना चाहिए, बीटा बड़ा होना चाहिए। तो आप कह सकते हो क्या, -9/a हमेशा कैसी क्वांटिटी है, निगेटिव, क्योंकि a पॉजिटिव है दिया हुआ है, तो -9/a निगेटिव क्वांटिटी है। और दूसरा रूट क्या है, 1, तो एक रूट है 1, एक रूट है -9/a, कौन सा बड़ा होगा, यही बड़ा होगा। तो अल्फा को आपको क्या होना पड़ेगा, अल्फा को होना पड़ेगा आपका छोटी वैल्यू जो कि नेगेटिव वाली थी, और बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, बड़ी वैल्यू बीटा होगी, जिसको 1 बोला गया है। हमें क्या करना था, हमें निकालना था कुछ, क्या, 4 बीटा माइनस a अल्फा, तो रख दीजिए, बीटा मतलब 4 माइनस a अल्फा मतलब 9, और वैल्यू कितनी हो गई, ये 13 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी, डिवीजन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2c, इसकी बात की जा रही है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो ये एक्सप्रेशन है उसकी रेंज क्या होगी, r होगी। इट कैन टेक रियल वैल्यूज, इसका सबसे पहले तो मीनिंग समझिए, इट कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज। x को तो पहले ही बता दिया गया है कि x हमारा कुछ भी रख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r, ऐसा दिया गया है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ऑल रियल वैल्यूज कवर हो इस एक्सप्रेशन के थ्रू। तो ये एक्सप्रेशन के थ्रू ऑल रियल वैल्यूज कवर होने का मतलब है कि हमारे पास इक्वेशन किस तरीके की होनी चाहिए, मतलब अगर हम कहें कि ये एक्सप्रेशन का रेंज कैसा होना चाहिए, तो रेंज शुड बी r ओनली। ठीक है, तो क्या करेंगे हम रेंज निकालने के लिए, एक बार देखिएगा, ये स्टार्ट है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने को क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। रेंज निकालने का मेथड यही था। अभी तक क्या करते थे हम, हमें सब कुछ पता होता था, हम रेंज निकालते थे। अब हम उल्टे ऑर्डर में आ रहे हैं, अब हमें रेंज पता है, हम सोच रहे हैं कि सी की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, इन चारों में से हमें वो ऑप्शन मार्क करना है। ठीक है, तो आप सॉल्व करने के लिए, रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, वाई प्लस 1, और साथ में कितना हो गया, 2cy माइनस सी, तो प्लस साथ में 2cy माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया। आप क्या करते हो नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप आप लेते हो केस 1। केस 1 क्या लेते हो कि y माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर y माइनस 1 0 के बराबर नहीं है तो हम क्या चाहते हैं कि d हमारा कैसा हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, ये बात की जा रही है ना कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, है ना। तो हम क्या करते हैं, अगला स्टेप, d कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात अभी तक तो आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों किया जाता है। हम चाहते हैं ऐसा x है जिससे, मतलब y की जब हम कोई वैल्यू रखेंगे ऐसी जो कि रेंज में एक्चुअली पॉसिबल होगी, तो कुछ ना कुछ करस्पॉन्डिंग x मिलेगा। वो करस्पॉन्डिंग x कैसा है, रियल है। इसका मतलब ये जो x में क्वाड्रेटिक बनी है उसकी रियल रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या हुआ, y प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स, इधर से क्या आया, y माइनस 1। ठीक है, y माइनस 1, और एक और टर्म हमारे पास यहां से बची, क्या थी वो, एक c को मैं अलग लिख लेता हूं, और 2y माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस 4c, और इधर से क्या आया, 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1। इसको कैसा होना था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना था। तो लिखते हैं अब अपन। ठीक है, अब आगे अगर आप इसको क्लब करके लिखेंगे अगर, तो y के टर्म में क्वाड्रेटिक दिख रही है क्या, y स्क्वायर 1 माइनस 8c। और क्या दिख रहा है आपको, y के साथ कुछ दिख रहा है, y के साथ यहां से 2 उठ रहा है, और यहां से कितना आ रहा है, 12c। तो 2 प्लस 12c, ठीक है, माइनस 4c इंटू माइनस 3, तो 12c हो गया, और यहां से 2y। कॉन्स्टेंट टर्म कितना बचा, 1 माइनस 4c। तो 1 माइनस 4c को और लिख दिया हमने। और ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, हमें क्या पता है इसके बाद भी हमें पता है कि y कैसा था, y कोई भी वैल्यू ले सकता था। ऐसा ही है ना, यही कहा जा रहा है ना,
क्या हम चाहते क्या है क्वेश्चन से कि c की ऐसी वैल्यू दे दो सो दैट की रेंज क्या हो जाए, हमारी r हो जाए। तो इसका मतलब कि इसकी रेंज क्या है, r है। दैट मींस y बिलोंग्स टू r, है ना। हमें दे दिया गया कि रेंज क्या आने वाली है, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ c दिस y शुड बिलोंग टू r। यही चाहिए ना हमें, ये बात समझ में आ रही क्या। y क्या था, रेंज था, और रेंज क्या चाहिए थी हमें, r चाहिए थी। तो y शुड बिलोंग टू r, यही चाहिए। अब y बिलोंग्स टू r का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये दिख रहा है आपको कि y के टर्म्स में बनी हुई एक क्वाड्रेटिक ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो हमें y ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसकी कंडीशन हमें लिखनी है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो अपन थोड़ा सा रिमूव करके नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो y में बनी हुई ये क्वाड्रेटिक हमें कैसी चाहिए थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए थी फॉर ऑल y, है ना, y बिलोंग्स टू r के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए आपको ऐसा कि इसकी रिक्वायरमेंट है कुछ इस तरीके का, ऐसा हो जाए या फिर ऐसा हो जाए, या तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहे या तो एक पॉइंट पे 0 भी हो सकता है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों कंडीशंस को मैं कैसे क्लब कर सकता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। इन दोनों कंडीशंस को मैं कैसे क्लब कर सकता हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को क्लब करने का मतलब है मैं ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों को चाहता हूं एक साथ ही कवर कर लूं, ऐसी कंडीशन लिख दूं। तो इस ग्राफ का मतलब था d लेस देन 0, भाई ये तो पता है ना कि क्वाड्रेटिक कैसा होगा, अपवर्ड ही होगा। तो इसका बारे में पता है कि d निगेटिव और ये सजेस्ट करता है d इक्वल टू 0, तो दोनों को क्लब कर दिया, d लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन 0 हो जाए तो भी ठीक और इक्वल टू 0 हो जाए तो भी ठीक। तो d कितना बनेगा, d बनेगा हमारा 2 + 12c का होल स्क्वायर, 2 + 12c का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 - 8c 1 - 4c लेस, ये कैसा चाहिए था हमें, लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से देखो 2 स्क्वायर 4 कॉमन हो गया, अलग अलग हटा दिया, 1 + 6c का होल स्क्वायर मतलब 36c स्क्वायर प्लस 12c + 1 माइनस यहां से क्या आएगा 8c - 1 इंटू 4c - 1 विच इज 32c स्क्वायर माइनस 12c + 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बन रहा है, यहां से हमारे पास आ रहा है 4c स्क्वायर और प्लस 24c, ये लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से हमारे पास बात बनी क्या, c × c + 6 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0 विच सजेस्ट c बिलोंग्स टू -6 से 0। तो c -6 से 0 के बीच होना चाहिए, ये हमारा करेक्ट यहां से आ रहा है, ठीक है। अब ये तो आपका अभी तक का प्रोसेस हुआ। अभी तक आपने क्या कंडीशन चेक की, y - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर y - 1 हमारा 0 के बराबर हो जाता है, मतलब y की वैल्यू 1 हो जाती है, तो वो भी तो हमारा करेक्ट होना चाहिए। ये तो हम सारी चीजें कब डिस्कस कर रहे थे, जब y 1 के बराबर नहीं है। तो हम केस 2 डिस्कस कर लेते हैं जबकि y हमारा 1 के बराबर है। अगर केस 2 लेते हैं हम y = 1, तो आप देखिए क्या बनेगा। अभी तक हमारे पास जो रेंज आ रही है वो क्या आ रही है, बेसिकली r आ सकती थी लेकिन 1 को हम सब्ट्रैक्ट करके ही चल रहे थे। क्या कहा गया, आप फिर से क्वेश्चन को समझिए। आपसे कहा जा रहा है कि ये y बिलोंग्स टू r, तो आपने अभी तक कितना कवर किया, आपने इतना कवर किया ना, यहां से आप सब कुछ लिख रहे थे, लेकिन आप कब लिख रहे थे, जबकि y की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना था, y = 1 की कंडीशन चेक करनी थी। y = 1 रखेंगे तो ये 0, ये कितना हो गया, ये आपका कुछ आ गया 2x, और प्लस इधर से देखें तो कितना आ गया, c = 0। तो x = -c/2 हो सकता है, इसमें मैथमेटिकली इनकरेक्ट जैसी सिचुएशन तो है नहीं, इसका मतलब कि y = 1 भी हमारा आंसर में आ जाएगा। तो अभी तक हमें कितना दिखा, c बिलोंग्स टू -6 से 0, ये वाली जो सिचुएशन थी उसके लिए हमारे पास अगर देखा जाए तो सारी ही कंडीशंस हमारी वैलिड हो जा रही थी, ठीक है। यहां से आप देखें x = -c/2 है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, ये भी मैथमेटिकली पॉसिबल थी। तो x को हमने अभी तक कंसीडर क्या किया है, x को c को क्या हमने रिजल्ट निकाला है, -6 और 0 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। c हमारा -6 और 0 के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इस बेसिस पे आगे क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत है, कहां पे, ये जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स है ना -6 और 0, इनको एक बार आप अलग से चेक कर लीजिए ऐसे क्वेश्चंस में। जब आप उल्टा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे केसेस में ये बाउंड्री वाली कंडीशंस को एक बार चेक कर लीजिए, इनसे क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए जब आप c = -6 रखोगे तो क्या होगा, -6 रखने से x² -x -12 आएगा, और नीचे क्या आएगा, सॉरी -6 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा x² + x -12, ठीक है। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखें तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जा रही है,
तो इस सिचुएशन में देखिए क्या इफेक्ट आ रहा है। इस सिचुएशन में बन क्या रहा है, ये बेसिकली x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 2 और डिवीजन में आ रहा है आपके पास x प्लस 4 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, तो अगर आप इस केस को डिस्कस करेंगे तो आपके पास दिख रहा है आपको कि x इक्वल टू 3 आप रख ही नहीं पाएंगे। x इक्वल टू 3 आपके लिए रखना ही पॉसिबल नहीं है ना। x इक्वल टू 3 अगर आप रखेंगे तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, -4 भी आप नहीं रख सकते। तो x की वैल्यू हमारे पास x बिलोंग्स टू r, ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। उसने कहा है ना क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में ये चीज कही थी कि x इज रियल, तो x हम सारे रियल नंबर्स को रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी x बिलोंग्स टू r में, अगर हम c को -6 लेते हैं। 0 रखने में भी तो नेक्स्ट हम c इक्वल टू 0 का भी केस देख लेते हैं। c इक्वल टू 0 भी रखेंगे तो भी दिक्कत है। c इक्वल टू 0 में क्या होगा, डिनोमिनेटर हमारा x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा। अब जब x स्क्वायर प्लस x होगा तो फिर से हमारे पास डिनोमिनेटर में हमें फिर से 0 बनने की सिचुएशंस आ गई। कहाँ पे, 0 पे और -1 पे। तो c इक्वल टू 0 भी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और -6 भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि इसने एक ऐसे पॉइंट्स दे दिए जिनसे डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और हमें x कैसा चाहिए था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर चाहिए था। करेक्ट आंसर कहूं तो -6 और 0 को हटा दीजिए, आपके पास बचता क्या है, c बिलोंग्स टू -6 से 0 बट इन ओपन इंटरवल। तो नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास फिर से एक उल्टा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है रेंज ऑफ fx इज x बिलोंग्स टू -5 से 4, और ऐसे में हमें ab की वैल्यूज निकालनी है और हमें दिया गया ab नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया है, अगर आप थोड़ा सा उस पैटर्न पे और इसके अलावा जो आपको बेसिक थ्योरी पता है इसकी, उसके रेंज कैसे निकालते हैं, अगर आप दोनों को कंबाइन करके आगे चलेंगे तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाल पाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कैसे करते हैं हम, तो हम रेंज निकालने वाले तरीके से ही प्रोसीड करते हैं। रेंज निकालने का तरीका क्या होता था, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 भी लिख लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर के साथ y माइनस 1, एक्स के साथ आपके पास आएगा 2y माइनस a, और बाकी कांस्टेंट टर्म आपके पास कितनी बचेगी, कांस्टेंट टर्म आपके पास आ जाएगी 3y माइनस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कहा जा रहा है हमें कि x रेंज ऑफ fx इज, सॉरी ये x लिखा था, रेंज ऑफ fx इज -5 से 4। ठीक है, रेंज आप कह लीजिए, बल्कि मैं कहूँ रेंज। ठीक है, रेंज ऑफ fx सीधा लिखते हैं, रेंज ऑफ fx इज -5 से 4, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x बिलोंग्स टू r है आपका। ठीक है, x बिलोंग्स टू आपका r है। तो x अगर हमारा रियल नंबर कोई सा भी ले सकता है और हमारे पास रेंज हमें बता दी गई है, हमें ऐसे में ab की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। क्या करना होगा इसके लिए आपको, सबसे पहला स्टेप, आप चाहते हो कि x बिलोंग्स टू r रहे, तो x बिलोंग्स टू r कहने का मतलब क्या हुआ कि d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसका मतलब 2y माइनस a होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 1 इंटू 3y माइनस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, विच सजेस्ट्स 4y स्क्वायर माइनस, या फिर प्लस कह लो a स्क्वायर माइनस 4ay माइनस 4 टाइम्स 3y स्क्वायर माइनस by, है ना, माइनस 3y प्लस b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 4y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर हो गया, और क्या बचता है हमारे पास, माइनस y के साथ कुछ कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं हम, 4a है, यहां से हमारे पास क्या बचेगा, अच्छा 4 भी दिख रहा है हमें, तो 4 दिखने का मतलब क्या हो गया कि 4by है ना, प्लस का, तो हमारे पास 4by आ गया, और यहां से देखिए आप प्लस 12y, तो प्लस 12 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4a माइनस 4b और प्लस 12, माइनस 4ay की टर्म क्रिएट हो गई, प्लस 4by की टर्म क्रिएट हो गई, प्लस 12y की टर्म हमें क्रिएट करानी थी, और उसके लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास बचे कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स हमारे पास क्या है, a स्क्वायर है, और क्या है हमारे पास कांस्टेंट, तो माइनस का 4b है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप कह रहे हो कि हमें, अच्छा पिछली बार क्वेश्चन में क्या था, y बिलोंग्स टू r था, रेंज हमारी ऑल रियल नंबर्स थी। इस बार ऐसा नहीं है, इस बार क्या है, रेंज हमारा -5 से 4 के बीच में है। रेंज हमारा क्या है, -5 से 4 के बीच में है। मतलब अगर हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, अगर हमें ए बी की वैल्यूज पता होती है, वैसा सोचना है आपको कि ये क्वेश्चन कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर हमें ए बी की वैल्यूज पता होती, आप इस इनइक्वालिटी को सिंपली सॉल्व करते और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता, क्या सॉल्व करके आपका आंसर आ जाता y बिलोंग्स टू -5 से 4, यही होता, y बिलोंग्स टू -5 से 4 आ जाता। ठीक है, यही करते आप।
तो इस बार उल्टा है, इस बार उसने कहा हमें ये वैल्यूज नहीं पता, लेकिन हमें इस इनइक्वालिटी का आंसर कैसा चाहिए, -5 और 4 के बीच में y होना चाहिए। यही चीज रिक्वायरमेंट थी हमारी, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो अच्छा, पहले हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको मैं करता हूं एक काम कि मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूं, बल्कि कहो -8 से डिवाइड कर लेता हूं। तो y² बन जाएगा, प्लस यहाँ पे y दिखेगा 4a - 4b - 12 डिवीजन में 8, और यहाँ पे आपके पास बचा माइनस का a² - 4b डिवीजन में 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। हमें कैसा चाहिए था, हमें चाहिए था इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन, सॉरी अब ग्रेटर देन नहीं बचा है, हमने -8 से डिवाइड किया है तो लेस देन हो चुका है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको सोचना है, एक बार वीडियो पॉज करके अगर आप सोच पाओ इसको तो सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। खुद से सोचने का ट्राई करो। y बिलोंग्स टू -5 से 4, ऐसा हमें रिक्वायरमेंट है। तो y बिलोंग्स टू -5 से 4 कैसे हो पाएगा? देखो, आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो और उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से ये रिजल्ट आए। ये रिजल्ट कब आता है भाई? ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये कैसे आते हैं? ये -5 4 कौन देता था इनइक्वालिटी में? उसके क्रिटिकल पॉइंट्स होते थे ना, वही तो -5 और 4 क्रिएट करते थे भाई। यहां से अगर मेरे पास मुझे पता हो कि ये इक्वेशन बन रही है आपकी कुछ y + 5 × y - 4 लेस देन और इक्वल टू 0, तो यहां से मेरे पास y क्या आएगा? -5 से 4 ही आएगा, जो हमें रिक्वायर्ड था। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है -5 और 4, ये कौन देगा? इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स देंगे। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, ये थोड़ा समझने में दिक्कत होती है शुरू में। क्या है? y हमें चाहिए -5 से 4, तो हम इसका मतलब क्या, हम इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या चाहते हैं? -5 से 4। अब -5 से 4 इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन कब आएगा? जब ये इनइक्वालिटी क्या लिखी गई हो? y + 5 × y - 4 लिखी गई हो, क्योंकि ये -5 और 4 क्या होने चाहिए? क्रिटिकल पॉइंट्स होने चाहिए। और वो क्रिटिकल पॉइंट्स कहां से उठ करके आएंगे? क्वाड्रेटिक के फैक्टर से उठ के आएंगे। तो ये दिस क्वाड्रेटिक शुड बी y + 5 × y - 4 लेस देन और इक्वल टू 0, तभी जाकर के हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो अब आप देखिए ये क्वाड्रेटिक क्या होनी चाहिए? y² + y - 20 लेस देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। आप कोफिशिएंट सब कंपेयर कर लीजिए। आपको इसकी जगह पे क्या चाहिए? y का कोफिशिएंट 1 चाहिए, और इसी तरीके से आपको कांस्टेंट टर्म कितनी चाहिए? -20 चाहिए। तो आपके पास सिचुएशन क्या बन गई? 4a - 4b - 12 डिवीजन बाय 8, ये कितना होना चाहिए? 1 के बराबर। और इसी तरीके से कांस्टेंट टर्म a² - 4b / 8, वो कितनी होनी चाहिए? 20। ऐसे में हमें a और b की वैल्यूज पता करनी है। a b कैसे उठाने हैं? हमें नेचुरल नंबर्स उठाने हैं। तो आगे की कैलकुलेशन आप देख के कर सकते हैं आसानी से। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में हमें y = 1 का केस अलग से भी डिस्कस करना है, तो वो आप अलग से कर सकते हैं। y = 1 उसको सेटिस्फाई करता है, कोई मैथमेटिकली इनअप्रोप्रिएट या इनकरेक्ट सिचुएशन नहीं आ जाती है, मैथमेटिकली इम्पॉसिबल वो सिचुएशन नहीं क्रिएट करता है। तो एक वो केस अलग से आप डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि लास्ट पूरी कैलकुलेशन हमने किसके लिए की थी? जब वो इक्वेशन जो हमने बनाई है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, वो एक क्वाड्रेटिक है। जब वो क्वाड्रेटिक नहीं है तो वो केस आपको अलग से एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अभी तक अगर आप जितने क्वेश्चंस किए गए हैं अगर आप वो सभी समझ पाए हैं तब तो ठीक है, तभी आप इस लास्ट पार्ट पे आप प्रोसीड करें। अदरवाइज पहले मैं सजेस्ट करूंगा जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हमने किए हैं उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, उनको एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से वो सॉल्व हुए हैं, उनका लॉजिक क्या था, ठीक है। उसके बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आने की बात है, ठीक है। अब ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को समझने का, ठीक है। यहां पे क्या कहा गया, मैंने आपको पहले भी बोला था, यहां पे लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह यूज होगी। जब पहले क्या होता था, x बिलोंग्स टू r के लिए हम रेंज निकालते थे ऐसी क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का। इस बार अलग है, इस बार केस दिया गया है कि x की डोमेन हमारी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, x हमारा सिर्फ 5 और 10 के बीच ही हो सकता है, ऐसे में हमें ये रेंज निकालनी है। तो बताइए इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रोसेस क्या होगा आप देखिए, आप पहले खुद से थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, थोड़ा समय दीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर आप लास्ट के 2 क्वेश्चन समझ पाए हैं तो हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर पाए, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन कितनी भी आसानी हो। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, x² y - 1 प्लस x के साथ आया 2y - 1 प्लस 3 के साथ आया 3y + 3 = 0, ठीक है। अब लेकिन आपका क्या है, आपका x अभी तक 5 से 10 नहीं होता था, अभी तक आपका x होता था r, लेकिन और जब r होता था तो आप कह देते थे कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे d पॉजिटिव चाहिए, d पॉजिटिव हो गया तो x मेरा तो r बन ही जाएगा।
आप ऐसा ही कहते थे कि d पॉजिटिव अगर हो गया तो x बिलोंग्स टू r तो हो ही गया ना, फिर तो और कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं है, x रियल निकल करके आता रहेगा। ठीक, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या है कि आपको x तो चाहिए रियल, लेकिन वो रियल वैल्यू कहां एग्जिस्ट करनी चाहिए? 5 से 10 के बीच एग्जिस्ट करनी चाहिए। अभी तक क्या था? x बिलोंग्स टू r था, तो आप ऐसा चाहते थे कि भाई यहां d पॉजिटिव लगा दूं, x रियल नंबर आता रहेगा, कुछ भी रियल नंबर आता है, -1008 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन इस बार क्या है? इस बार है कि x हमारा कहां होना चाहिए? 5 से 10 के बीच होना चाहिए। तो क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन अब हो गया लोकेशन ऑफ रूट्स का। क्या स्टेटमेंट बनेगी इसकी? अब हम चाहते हैं, अच्छा अब हम चाहते हैं कि x कैसा आए? रियल आए, ठीक है, लेकिन वो रियल वैल्यू कैसी हो? 5 और 10 के बीच में हो। अच्छा, एक भी वैल्यू 5 और 10 के बीच में हो, मतलब या फिर दोनों रूट्स 5 और 10 के बीच में हो, मतलब आप y की कोई वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए y रेंज का मेंबर है, ठीक है, आप यहां पे y की वैल्यू रखते हैं, आपके पास x में वो क्वाड्रेटिक आती है। मैं कह रहा हूं आपको पता है कि चलिए y की रेंज ये आने वाली थी, क्या होगा उस केस में? इस बात को ध्यान से सुनना। अभी तक की बात में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कुछ, अभी तक की बात में बस इतना इंपॉर्टेंट था कि हमें x बिलोंग्स टू r नहीं चाहिए, हमें x रियल तो चाहिए लेकिन 5 से 10 के बीच में चाहिए। अब अगली इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है जो थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छा बना देती है। क्या? अब हम स्टेट ये करेंगे कि भाई हमारे पास रूट्स तो चाहिए हमें 5 से 10 के बीच, लेकिन अगर हमारा y ऐसा हो जिससे कि हमारे पास x में जो क्वाड्रेटिक बन रही है उसके दोनों रूट्स 5 और 10 के बीच हो या एक ही रूट 5 और 10 के बीच हो तो काम चल जाएगा। इसका थोड़ा सोचो, इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूं, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सोच लो पहले। इसका करेक्ट आंसर है कि हमारे पास एक भी रूट 5 और 10 के बीच में हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। तो एक भी रूट 5 और 10 के बीच में हो जाए, दोनों रूट्स हमें जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं कहता हूं कि मैंने y = 7 मेरा रेंज में आता था, आपने सॉल्व किया, आपको सॉल्व करके पता चला कि x की एक वैल्यू 6 आ रही है और दूसरी वैल्यू 12 आ रही है मान लीजिए, तो आपने कहा कि x = 6 तो एक्चुअली पॉसिबल था ना, 12 नहीं पॉसिबल था, ठीक, लेकिन x = 6 तो पॉसिबल था, और 6 अगर पॉसिबल था तो y की वो वैल्यू रेंज में आएगी। अगर दोनों x ऐसे मिल जाए, आपने y की कोई वैल्यू यहां पे रखी और आपने सॉल्व किया, आपके पास आया कि x की वैल्यू आपकी आ रही है मान लीजिए 4 और दूसरी वैल्यू आ रही है 12, तो फिर वो y पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अगर एक भी वैल्यू x की ऐसी मिल गई जो कि पॉसिबल है, मतलब 5 से 10 के बीच एक भी वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो y पॉसिबल है ना। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, और नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखिए। क्या बोला जा रहा है कि y की वैल्यू हमें, अगर मान लीजिए हम कहते हैं रेंज में 6 आएगा, तो हम कब बोल रहे होंगे? जब 6 को हम = इसके सॉल्व करेंगे और x हमारे पास एक ऐसा x निकले, इस बात में लोड होता है लोगों को समझने में। 6 हमारे पास एक, मान लीजिए 6 = एक क्वाड्रेटिक सॉल्व की, ठीक है, सॉल्व किया, हमारे पास एक x आया जो कि 6 के बराबर है या फिर 7 के बराबर है, और दूसरा x आया जो हमारा 13 के बराबर है। तो ठीक है ना, 13 से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन एक सोल्यूशन तो मिल गया कि जब हम x = 7 रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 6 निकल करके आती है। दैट मींस कि 6 शुड बी अ मेंबर ऑफ रेंज। अब ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छा, वरना आप एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके इस पार्ट को समझने का ट्राई कीजिए कि हम आगे क्या बोलते हैं। आगे आप ये बोलते हैं एटलीस्ट वन रूट ऑफ इक्वेशन शुड लाई, ठीक है, इन 5 to 10, 5 से 10 के बीच में हमारे पास कम से कम एक रूट एग्जिस्ट करना चाहिए। और इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या हो गया? लोकेशन ऑफ रूट्स का हो गया। लोकेशन ऑफ रूट्स में ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो अपन ये बोलेंगे कि एग्जैक्टली, पहला केस लेंगे, एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन बिटवीन 5 to 10। एग्जैक्टली एक रूट अगर लाई करता है 5 और 10 के बीच में, तो उसका मतलब क्या है? अब ये तो स्टेटमेंट आपका रटा रटा ऐसा स्टेटमेंट है कि f(5) × f(10) कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया क्लोज ब्रैकेट की वजह से। अब आपका ये भी हो सकता था कि एक रूट आपका 5 पे ही आ जाए, ठीक है, अच्छा नहीं, 5 पे तो रूट, थोड़ा सा क्वेश्चन हमने गड़बड़ ले लिया था, यहाँ पे ओपन इंटरवल चाहिए है, तो हम एक बार उसको ओपन इंटरवल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बिलोंग्स टू 5 से 10, ठीक है। एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन बिटवीन भी क्या हो जाएगा? फिर सिमिलरली 5 से 10 के बीच हो जाएगा। तो अगर रूट 5 और 10 के बीच में है तो इसका मतलब f5 × f10 कैसा होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। और यहां से हम निकाल सकते हैं f5 × f10 निगेटिव होगा तो हमारे पास
कंडीशन हमने आपको बता दी है, आगे आप y की वैल्यू निकाल सकते हो कि f ऑफ 5 कितना है रख लो, f ऑफ 10 कितना है ये भी आप रख लो, और उसका रूट वो उसका प्रोडक्ट निगेटिव होना चाहिए, एक ये बात हो गई। सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट इसका क्या कहेगा, ये तो एग्जैक्टली 1 है, बोथ रूट्स। दूसरा केस होगा बोथ रूट्स लाई इन 5 से 10, दोनों रूट्स अगर 5 से 10 के बीच में लाई करें तो इसकी भी कंडीशन आपको पता है। इसकी कंडीशन क्या होगी भाई, ऐसी कंडीशन की बात की जा रही है 5 और यहां पे 10 है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा कि हमारा जो a इंटू एफ ऑफ 5 है वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ 10 वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और इसके अलावा आपका d कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसके अलावा माइनस b/2a आपका कैसा होना चाहिए, इन बिटवीन 5 से 10। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हो, अब इनका इंटरसेक्शन लेकर के आप फाइनल सोल्यूशन लिख सकते हो। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लोगों को समझने में दिक्कत होती है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अदरवाइज इसको एक बार को आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्योंकि हम रेंज निकालने चाहते हैं, तो यही प्रोसेस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन बनाई। हमने कहा अभी तक हमारा x बिलोंग्स टू r रहता था, तो हम बोल देते थे भाई d पॉजिटिव हो जाएगा तो x बिलोंग्स टू r आ ही जाएगा। अब हमें x बिलोंग्स टू r चाहिए, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, 5 से 10 के बीच होना चाहिए, और कम से कम एक x मिलना चाहिए 5 से 10 के बीच। इस क्वाड्रेटिक का कम से कम एक रूट हमारा 5 और 10 के बीच मिलना चाहिए। अगर आप ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं तो आगे आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, ये चीजें आप कई बार कर चुके हो। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वाड्रेटिक का लेक्चर एंड होता है, क्वाड्रेटिक चैप्टर इसके साथ आज हम एंड करते हैं। आपको कुछ और भी क्वेश्चंस दिए जाते रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में अलग अलग फॉर्म में आपको क्वाड्रेटिक से रिलेटेड रिवीजन टाइप का भी मिलता रहेगा। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स पार्ट 2।